नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो रही है? दूसरा, सरकारी मंत्रियों की हेट स्पीच पर कौन लगाम लगाएगा? तीसरा, क्या ममता दीदी भी देर सवेर विपक्ष के यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा होंगी? इन तीनों विषयों पर आगे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों से कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल के मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक न्यूनतम राशि हमें फीस के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त, एक बार भी एक आर्थिक राशि हमें देके हमारा सहयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, क्या कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो रही है? कल सुबह इलेक्शन अनाउंस हो गया, 10 मई को वोट और 13 मई को गिनती। कर्नाटक के लिए जो एक एबीपी वोटर सर्वे है, उसका कल शाम को पहला सर्वे आया कि किसको कितनी सीट मिलेंगी। हालांकि मैं इस सर्वे में जाने से पहले मैं एक बात मैं कई जगह कहता हूं, मैं फिर रिपीट कर दूं कि सर्वे मैं 1977 से, ये मेरा 11वां लोकसभा चुनाव होगा 2024 वाला, मैं हर लोकसभा चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हूं। एक्टिवली, बाहर से बैठ के नहीं, अंदर से। आई हैव बीन पार्टी टू इट, पॉलिटिकली एक्टिव रहा हूं। मुझे आज तक ना मेरे और ना मेरे किसी जानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, किसी को आज तक किसी सर्वे एजेंसी का आज तक फोन नहीं आया। ये सर्वे एजेंसी किसको फोन करती हैं, कहां से डेटा लाती हैं, ये भगवान जाने। लेकिन फिलहाल जो कल डेटा आया है उसके अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस को 115 से 127 सीट मिल रही। कर्नाटक में कुल सीटें 224 हैं, क्लियर मेजॉरिटी के लिए 113 सीट चाहिए, तो कांग्रेस इनके हिसाब से क्लियर मेजॉरिटी में है। और अगर उसका दोनों का एवरेज भी कर लें, जिसको मीन बोलते हैं, तब भी 121 सीट के आसपास कांग्रेस आ रही है, तो कंफर्टेबल है। बीजेपी की 68 से 80 सीट बताई जा रही है, और जेडीएस की 23 से 35 सीट है। मैं इस सर्वे के बारे में बस इतना ही, क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए कह दूं कि हालांकि इस सर्वे को लेके फिर जब कल चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे नहीं साहब अभी देखिएगा बाजी पलटती है, और ये अच्छा है बीजेपी को पहले से आगाह हो गया तो बीजेपी के लिए वार्निंग बेल है, बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेगी, बीजेपी मालूम नहीं क्या क्या करेगी। तो वो तो एक एक्सटेंशन ऑफ जो बीजेपी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं, जो लगता है उन्हीं के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ इस पे बात कर लूँ। एक जनरल बात आपसे बताऊं, एक वो कहा जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक हद के बाद वो फिर उल्टा होने लगता है, कम होने लगता है उसका। जितना आप और करेंगे एफर्ट, उतना कम रिटर्न मिलेगा। मुझे लग रहा है कि कहीं मोदी जी करते हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे तो नहीं पहुंच गए। मोदी जी पिछले कुछ दिनों में, जब से इलेक्शन से जस्ट पहले, कर्नाटक में 7 बार जा चुके हैं ऑलरेडी, 7 रैली कर चुके हैं। मोदी जी जब जाते हैं तो ये भी कहते हैं मन से कि मेरा आज तक मैंने कोई प्रचार ही नहीं किया, मेरा तो कहीं, और कहीं उनके हिसाब से उनकी कोई फोटो भी नहीं लगती पेपर में, उनको कोई सुनता भी नहीं है, उनको कहीं नहीं देखा जाता है, वो इतने बेचारे घर में रहते हैं। खैर, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो प्रचार होगा, जो इनफैक्ट अगर 10 को है तो 8 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, तो ये उम्मीद है कि 10 से 12 रैली मोदी जी कर्नाटक में अभी और करेंगे। एक चीज और हो रही, मोदी जब जा रहे हैं तो ये एक बीजेपी का हो गया है, वो एक आधी अधूरी योजना को इंप्लीमेंट करके लोगों का गुस्सा और मोल ले रहे हैं। लोगों को ये अजीब सा लग रहा है कि भाई ये पूरी योजना हुई नहीं, आप उसी को करके अपना पीठ ठोकने लग रहे हैं अपनी ही। खैर, मुझे अब मैं जो बीजेपी की, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि डीके शिव कुमार इत्यादि का, डीके शिव कुमार सीतारामैया का जो जोड़ी है वो अच्छा काम कर रही है, खड़गे जी नेशनल प्रेसिडेंट हो गए इत्यादि। लेकिन जो बीजेपी की अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो बीजेपी शायद अभी भी पशुपेश में है कि वो किस पे दांव लगाए। चेंजिंग दी हॉर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रेस जब शुरू हो चुकी है उस समय अपना दांव को अभी तक भी फाइनल नहीं करना कि किस पे लगा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एक तरफ आप बम्बई जी को बनाया, आपने चीफ मिनिस्टर बनाया येदियुरप्पा जी को हटा के, अब आपको लगता है नहीं येदियुरप्पा जी के बिना काम नहीं चलेगा। उधर एक आपके सीटी रवि जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो जिनका एक ही काम है कि उनको अब जिसने भी बिठाया होगा आप ही लोग बिठाए हैं,
उनका एक ही काम है कि वो येदियुरप्पा को लगातार गाली देते रहना है और उनके लड़के को कुछ कुछ कहते रहना है, उनको कुछ कुछ कहते रहना है, ये उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। तो वहां की बीजेपी बिल्कुल बटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नैरेटिव वहां एक और चल रहा है। अब सोचिए, ये भक्त लोग इस हद तक वो पागल हो गए हैं, जो रेड्डी ब्रदर्स हैं, जो भाजपा छोड़ के अपनी पार्टी बनाए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, उससे बीजेपी का फायदा होगा। मतलब एक भ्रष्टाचारी के हाथ से एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो उस भ्रष्टाचार में उसके साथ लिप्त था, वो अलग हटता है, वो अपनी पार्टी बनाता है और उससे फायदा उसी का होगा। लेकिन हो सकता है, ये मुझे कभी कभी लगता है, जो छोटे अंबानी बड़े अंबानी वाला नहीं है कि सब मिली जुली कुश्ती भी हो सकती है, मालूम नहीं, ये तो थोड़ा मुश्किल काम है भ्रष्टाचार का। अब मामला कर्नाटक में जो मुझे लगता है, जो शायद 2024 के चुनाव को जो राहुल गांधी का मन है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा जाए, अडानी जी के मुद्दे पे, जो और क्योंकि उसी से रिलेटेड चीजें हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सब वो ऑलरेडी कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक में 40% का वो जो सदाचार टैक्स होता है, जिसको मिस्टर 40%, जो वहाँ पे खुलेआम जो घूस है, उस 40% का मामला वहाँ का एक इशू है। इसको जितना झटकना चाहे उनके पास से नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ अभी हाल के दिनों में 15-20 दिन पहले आपने देखा 8 करोड़ रुपए का उनके बरामद हो रहे हैं, उनके लड़के के पास से 40 लाख हो रहे हैं, और वो नहीं है, कुछ नहीं, उनको जमानत भी मिल जा रही है और उनका ये कोई इशू ही नहीं माना जा रहा है। क्योंकि नेशनल इशू इन सब चीज़ों से, अडानी जी का नेशनल इशू जो भ्रष्टाचार की बात है, वो हो सकता है, बहुत से लोग कह रहे हैं गुजरात में हो सकता है इसको बुरा नहीं माना जाता हो, लेकिन बाकी सारे हिंदुस्तान में तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे हेरा फेरी हुई है। और हेरा ही फेरी नहीं हुई है, इसमें लपेटे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी आ रहा है, अडानी जी वाले। उसमें मुझे 2-3 नैरेटिव मुझे ऐसे लग रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। एक तो बीजेपी कह रही है कि, बीजेपी नहीं कह रही, माफ कीजिएगा, जो ये अननोन लोग होते हैं जिनके व्हाट्सएप, हर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें वो व्हाट्सएप घुसे नहीं हुए हैं, और उसको मेरे भी साथी, मेरे भी दोस्त, मेरे भी क्लास फेलो उसको बहुत अपना ज्ञानी, और उनको लगता है कि मेरे पास क्या नॉलेज है, मैंने आपको क्या, फैक्ट्री से माल बन के आजकल ओवर टाइम चल रहा है, फैक्ट्री में ये माल ढकेला जा रहा है। उसमें एक माल क्या है, ये स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि कर्नाटक हार जाओ, क्योंकि 2024 में तो ईवीएम सब सेट है, पूरा जीत लिया जाएगा। जैसे हिमाचल छोटा राज्य था, सेक्रीफाइस कर दिया जानबूझ के, चाहते तो वो भी जीत लेते। दूसरा, एक बहुत परेशानी पूरे बीजेपी को है कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उसका एक काट निकाली गई, एक नैरेटिव चला है, नहीं, ऐसा एक सब सेट हो गया, राहुल गांधी को जगह दिखा दी गई, उनकी औकात बता दी गई। अब उनको जब जाएंगे तो उनको फिर अपील से फिर वापस ले आएंगे, हम लोग वापस ले आएंगे। उसका इंडिकेशन भी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि अभी हम वेट करेंगे, उनको हम लोग वापस लाने हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है भाई। तीसरा एक चीज़ जो मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ, ये इसको लोग, हमारे बहुत से साथी, मेरे ऐसे साथी जिनकी राय मेरे लिए बहुत अहम होती है, वो भी ये है वो कि भाई ये जो प्रचार में और अफवाह में और हेट उसमें, न्यूज़ में और फेक न्यूज़ में, कोई नो वन कैन बीट बीजेपी, इनका जो सिस्टम है, इनका जो सोशल मीडिया सेल है। लेकिन दुनिया में जो इसके सबसे बड़े ताकतवर देश, ताकतवर नेता, नेतन्याहू जी का क्या हुआ, वो तो पेगासस भेज के यहाँ एक एक की जासूसी करा रहे, तो उनके पास सोचिए कौन कौन से जासूसी के यंत्र होंगे। पेगासस तो उनका छोटा बच्चा है, पेगासस के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर टाइप के यंत्र होंगे। हुआ क्या, जब एक बार जनता खड़ी हो गई तो नेतन्याहू जी को क्या हो रहा है, ये आज अगर जनता की समझ में आ जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये पेगासस और हेट स्पीच और ये सब घर में रह जाता है। एक लास्ट में इस पे बात और कर लूँ, ये जो हो रहा है, वोट स्प्लिट करेंगे, आम आदमी पार्टी सब जगह सब जगह कैंडिडेट खड़ा करेगी, AIMIM आएगी। देखिए AIMIM का मैं बता दूं, AIMIM का एक और फैक्टर है जो अंडर करंट कहीं रहता है। कर्नाटक और निज़ाम, इनके बीच का हरदम झगड़ा रहा है। टीपू सुल्तान जब घिरे हुए थे, निज़ाम ने उनका साथ नहीं दिया था। इस तरह के तमाम है, बीजापुर दरबार, ये दरबार, मतलब वो एक लंबी हिस्ट्री है मुसलमानों की अपनी। कर्नाटक का मुस्लिम हैदराबाद से आए हुए मुस्लिम के पीछे नहीं खड़ा होगा,
बाकी चीज़ें छोड़ दी, बाकी मैं वो 4% रिजर्वेशन ले लिया इत्यादि इत्यादि। और आम आदमी पार्टी का मुझे ऐसा लगता है कि 2-4-5 जगह उनके कैंडिडेट की वजह से उनको कुछ वोट मिल सकते हैं। बाकी जिस पार्टी का अभी तक इलेक्शन अनाउंस हो गया और अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं था कि वो लड़ने जा रही है, कोई वो नहीं, अब उनका कुछ लास्ट मिनट कुछ करते हैं तो वो मुझे नहीं लगता है उसका कोई बहुत इफेक्ट होगा। अब हम लोग दूसरी बात कर लें, सरकारी मंत्रियों की हेट स्पीच पर कौन लगाम लगाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कल जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने स्टेट जो है वो हेट स्पीच के अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं करती है, महाराष्ट्र की ये बात थी, कुछ लोगों ने इस पर पिटीशन डाली थी, उस पर कल सुन रही थी उसको, और उसमें इस बेंच ने कहा, साफ साफ कहा है, वो मैं लगा दे रहा हूँ, बहुत अच्छी हेडलाइंस के मामले में तो नो वन कैन बीट टेलीग्राफ। उसने कहा है, उसने स्टेट को इम्पोर्टेंट कहा सुप्रीम कोर्ट में, वो निर्णय नहीं ले सकते, दे आर इम्पोर्टेंट। हेट स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ये साफ साफ इसका मतलब, उन्होंने नाम नहीं ले रहे हैं पार्टी का, वो बीजेपी के ऊपर उन्होंने जो जो बातें कही वो सब बीच उन्होंने क्या बातें कही, वो बीजेपी का नाम नहीं लिया, बीजेपी सरकारों का। उन्होंने कहा ये रिलीजन को पॉलिटिक्स से बाहर निकालना होगा तभी ये खत्म होगा। रिलीजन को पॉलिटिक्स से कौन सत्ता में आता है और कौन रिलीजन को यूज करता है इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि रोज जो इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो सब उनका वक्तव्य देखते हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ये फ्रिंज एलिमेंट्स कौन कहते हैं और जब फंसते हैं तो किसको कह देते हैं, नहीं नहीं ये फ्रिंज एलिमेंट्स हमसे मतलब नहीं है, भाजपा। फिर बेंच ने कहा कि ये लोगों को कहा जाता है कि गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, कौन करता है पाकिस्तान जाने की बात, भाजपा, कि पाकिस्तान भेज दो। इधर से जो मतलब इसका विरोध कर रहे थे इस पिटीशन का, सकाल हिंदू समिति के एडवोकेट साहब का कहना है कि साहब जब तक हमारी पार्टी सरकार में रहेगी तब तक ऐसा नहीं होगा, मतलब तब तक हम इनको ऐसा दबा के रखेंगे कि इनकी चू करने की हिम्मत नहीं होगी। जस्टिस जोसेफ ने, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता का, कल जिस ढंग से उनसे बात किया है और जिस ढंग से उनको फटकार लगाना तो नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि जो भी टर्म उसका बोला जाए, वो अगर छोटा भी वकील है, मेरे घर में बहुत से लोग वकील हैं, उसको अगर जज इस तरह से वो करे तो शायद दूसरे दिन से कोर्ट जाना बंद कर दें। लेकिन इस मामले में इस जो ये ट्रेनिंग मिलती है संघ परिवार में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिटो, गिरो, धूल झाड़ो, खड़े हो, फिर जाके गाली देना शुरू करो। और उन्होंने कहा जस्टिस जोसेफ ने कि डोंट डू ड्रामा तुषार मेहता साहब से। लेकिन एक बात रह जाती है, इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। अगर स्टेट कर रही, जो साफ दिख रहा है, स्टेट के मंत्री, स्टेट के हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कल उनकी पोशाक से, उनके पहनावे से उनका रिलीजन जान लेते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो अनुराग ठाकुर हैं वो लगातार हेट स्पीच दिए हैं, इस पर कंट्रोल कौन करेगा। देखिए, जितना संविधान मैं समझाऊं, मैं भाई संविधान कोई, मैं जज नहीं हूं, मैं कोई वकील नहीं हूं, जो संविधान मैं समझाऊं उसमें अगर स्टेट इस तरह के काम करती है, उसको कंट्रोल करने का, उसको सजा देने का, उसको अपने दायरे में रहने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट उनको ये कहे कि आप इंपॉर्टेंट हैं, आप ये कैसे कर रहे हैं, ये नहीं है, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप दूसरे के उस पर रख के आप ये नहीं हो सकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भाई बड़ा एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। एक तीसरी बात, ममता दीदी भी देर सवेर विपक्ष की यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा होंगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल ममता दीदी, अच्छा उनका यूनिक होता है, कल उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट था, उसमें वो एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन लेके आई थी और उस वॉशिंग मशीन में काला कपड़ा इधर से डाला जाता था, उधर से फिर सफेद निकल आता था, वो उस पर लिखा हुआ था बीजेपी वॉशिंग मशीन। उन्होंने ठीक से चोट की, उन्होंने बहुत सी वही बातें कही जो बाकी लोग कह रहे हैं, ममता दीदी नहीं उसका हिस्सा बन रही है, जो भी हो। उनका फिर वही उनका कहना था कि भाई देखिए, स्टेट अगर सारे विपक्ष एक हो जाएं तो बीजेपी की 130 से कम सीट आएंगी। नीतीश जी 100 से कम कह रहे थे, 130 से कम कह रहे हैं। वो दूसरा ये फॉर्मूला बता रही हैं कि 1 अगेंस्ट 1, बीजेपी को जहां जो हराने में सक्षम हो वो वहीं खड़ा हो, वो उस मतलब विपक्ष का वो कैंडिडेट खड़ा हो। अगर ये तो ये तो सभी को पता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में कौन सा नहीं बात। लेकिन ये भी सोचना होगा ममता दीदी कि बंगाल के बाहर आप त्रिपुरा में कह सकते हैं कि भाई यहाँ हम वो कुछ एक आध
और कहाँ कह सकती हैं? अब आप जाके गोवा में कहने लगी, आप जो कि इलेक्शन लड़ा था, आप आके यूपी में कहिए ललितेश्वर जी आपके यहाँ हैं कि नहीं, आप आके बिहार में कहिए, तो यहाँ आपका नहीं है, यहाँ दूसरी पार्टीज करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको भी समझना होगा, और आपको जो खास करके 3-4 लोग, बाकी लोग नहीं है, आपको, अखिलेश जी को और हमारे केसीआर साहब को, ये 3 लोगों को आपको ठीक से समझना होगा कि आप अपनी स्टेट में हैं, वहाँ मजबूती से आप करें, और आप बिल्कुल कहें कि मेरी स्टेट में मैं डिसाइड करूँगी कितनी सीट, कितनी नई सीट, 1 सीट, 4 सीट मैं डिसाइड करूँगी, वो तो ठीक है। लेकिन अखिलेश जी अब जाके तेलंगाना में कुछ बात करें और वो करें, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। विपक्ष की मजबूरी नहीं मैं कह रहा हूँ, देश को आशा आज आपसे है। देश ये चाह रहा है कि उसको, अगर 67% जो वोटर हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये जो इस समय का जो भी लोग सत्ता पे काबिज हैं वो सत्ता से हटें। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप उस आवाज़ को सुने, और आवाज़ को सुने ही नहीं, अपने ऊपर भी थोड़ा सा अंकुश लगा के इसको एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करें। थैंक यू।